पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का ये पहला इंटरव्यू है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने न्यूज 18 को इसके लिए चुना। आपको धन्यवाद कि आप यहां तक आए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जब पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश में लोगों के मन में एक जम्मू कश्मीर को लेकर डर बैठ गया कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या कश्मीर के हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं? और अगर सामान्य हो गए हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को आप लोगों ने बंद कर दिया था, उनको कब तक पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा? नहीं, ये सच है कि 22 अप्रैल को जो घटना बैसरन घाटी में हुई पहलगांव के, उसके कारण एक दहशत का वातावरण पैदा हुआ। जिस तरह से निर्दोष निरपराध लोगों को निशाना बनाया गया, उससे स्वाभाविक रूप से एक भय का वातावरण बना। लेकिन उसमें एक जो सिल्वर लाइनिंग है, उसको भी मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद 50 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस जिस तरह से आतंकवाद और खासतौर से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ है, इसे मैं एक बहुत शुभ संकेत मानता हूं। दुनिया भर में जहां भी इस तरह के आतंकवाद की घटनाएं होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन जिन्हें हम कहते हैं, जब आवाम खड़ी होती है तो मुझे लगता है कि आतंकवाद भी खत्म होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है यहां। मैं उस आंकड़े पर बाद में आऊंगा। सामान्य तौर पर एक धारणा यहां थी कि टूरिस्ट को कभी अटैक नहीं किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। अधिकांश जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो वहां सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में है। ये जो घटना जहां हुई वहां एक सरकारी कमरा भी नहीं है। कई लोग सवाल उठाते हैं, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद एक सिक्योरिटी रिव्यू में फैसला किया गया था कि फिलहाल के लिए ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहां हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। लेकिन उसमें से अधिकांश हमने फैसला करके खोल दिया है। कुछ स्थान बचे हैं। जिस दिन हमने रिव्यू करके 15 या 16 स्थान खोले थे, उस दिन हमने कहा था कि फेज वाइज जो बाकी स्थान है वो भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन ये जरूर तय किया है कि जहां भी पर्यटक स्थल है, पर्यटकों को जाने की अनुमति जहां मिलेगी, वहां सुरक्षा बलों का चाक चौबंद प्रबंध है, ये जरूर किया जाएगा। अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। कुछ दिन बाद फिर रिव्यू करके जो बाकी स्थान है उन्हें भी खोलने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी। आपने श्री अमरनाथ जी की यात्रा की बात की। माना तो ये गया कि शायद इस बार जो श्रद्धालु है वो बहुत कम तादाद में आएंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। पहले 6 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की। फिर अगले 9 दिनों में वो आंकड़ा जो है सो 1,62,000 से भी ऊपर पहुंच गया। ये कैसे आप लोग इतना कॉन्फिडेंस दे पाए, चूंकि भय तो काफी हो गया? नहीं, मैं 22 अप्रैल के पहले जो रजिस्ट्रेशन की रफ्तार थी वो गत वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा थी। 22 अप्रैल के बाद एक बैक पंजीकरण बहुत कम हो गया और स्वाभाविक रूप से पहलगाम की घटना का उस पर असर था। फिर धीरे धीरे वो पंजीकरण बढ़ने लगा। हमने एक उपाय ये किया था कि जिन लोगों का पंजीकरण 22 अप्रैल के पहले हुआ था उनको हमने SMS कराया कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कंफर्म करिए प्लीज और आपका स्वागत है। तो उसमें से 85,000 लोगों ने रिप्लाई किया कि नहीं, हम आ रहे हैं। एट स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी संख्या में करना पड़ा और आज जो मुझे बताया गया है दोपहर तक 1,66,000 से ज्यादा बाबा बर्फानी के भक्त दर्शन कर चुके हैं और अभी उत्साह उसी तरह है। एक उत्सव का माहौल है देश के कोने कोने से, और बाहर भी जो बाबा के भक्त हैं वो भी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी उत्सव का एक माहौल है। यहाँ की आवाम, यहाँ का आम आदमी इन तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर है। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी काफी अच्छा प्रबंध किया है। पिछले 3-4 वर्षों में सुविधाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि देश भर के श्रद्धालु इस बात को जान चुके हैं और मुझे लगता है कि
जहां विश्वास होता है, आस्था होती है, वहां कोई भय काम नहीं करता है। तो इनके रक्षक भगवान भोलेनाथ ऐसा विश्वास रख करके देश भर से लोग आ रहे हैं। और सिक्योरिटी के भी चाक चौबंद इंतजाम है। 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ है, आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को सुविधा भी पर्याप्त मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग, वैसे इस बार की यात्रा कम दिनों की, 38 दिनों की है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और दर्शन करेंगे बाबा का। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है, जो अवाम है, वह पूरी तरीके से जो सो चाहता है कि लोग आए बाहर से, उनका ढंग से यहाँ पर स्वागत हो। अमरनाथ यात्रा में भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उसी समय में, और खासतौर पर अगर हम लोग पहलगाम की बात कर लेते हैं, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके ठीक पहले जो है, जो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके जो श्रीनगर के जो एमपी हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर में, एक तरह से कल्चरल इन्वेजन है। और उस पर आपका एक बयान भी अभी हाल ही में आया कि यह जो इस तरह के बयान जो हैं वो टीआरएफ की आइडियोलॉजी के करीब हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से जो है, व्यक्ति को ध्यान में रख करके बयान नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन जो है 2-3 वर्षों में इस तरह के कई बयान आए हैं, और उसके कारण मैंने किसी कार्यक्रम में कहा कि इससे बचना चाहिए। क्या इससे आतंकवादियों को मदद मिलती है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है? टीआरएफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे तो इस तरह के सेंटेंस वो भी लिखते हैं, कल्चरल इन्वेजन, हम कश्मीर में ही अजनबी हो जाएंगे। एक बयान 2023 में, मैं नाम नहीं लूंगा, आया कि साहब ये जो ट्रेन आ रही है, ये स्टेट इज स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज के लिए मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि खतरनाक हैं और इससे सबको बचना चाहिए। आपने ट्रेन की बात की, उस पर मुझे याद आया कि अभी जून में ही कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत शुरू हुई और उसको जबरदस्त एक तरह से प्रतिसाद मिला है, चाहे कश्मीर वैली की पब्लिक हो या फिर जो सो देश के बाकी हिस्सों से लोग इसको बड़े तौर पे यूज कर रहे हैं। और इसी में ये डिमांड हो रही है कि दिल्ली से अब सीधे श्रीनगर के लिए, या फिर जो हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी कहते हैं, वो ट्रेन सर्विस कब तक जो है शुरू हो पाएगी? उसमें एक बात समझने की है कि जम्मू अब रेलवे का एक डिविजनल ऑफिस बन गया है। रेलवे का डिवीजन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस लायक नहीं था। काफी काम वहां हो रहे हैं जो मुझे बताया गया है, या मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर एंड तक ये सारे काम, 4 नई रेल लाइन, 4 नई लाइन, प्लेटफार्म, डीआरएम का ऑफिस, ये सब बन रहा है, ये पूरे हो जाएंगे तो ये ट्रेन जो कटरा तक जा रही है ये जम्मू तक जाने लगेगी। श्रीनगर से सीधे दिल्ली जाना या कश्मीर से कन्याकुमारी जाना, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो देश के एक कोने से दूसरे कोने जाती है, कई बार बदलनी पड़ती है। लेकिन जो आपने भावना व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि वो दिन भी जल्दी जम्मू कश्मीर के लोग देख सकेंगे। कटरा की हम लोग बात कर रहे थे, कटरा से ही चूंकि वंदे भारत शुरू हुई थी, और कटरा में ही जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया प्रधानमंत्री के आगे। उन्होंने कहा कि पहले मैं फुल चीफ मिनिस्टर था, चूंकि जो है सो स्टेटहुड थी, सारी की सारी पावर थी, और फिर मुझे जो है सो डिमोट कर दिया गया। और जाहिर है वो जम्मू कश्मीर के फुल स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। और अभी जो है एक तरह से जब ये अमरनाथ की यात्रा चल रही है, वो कलकत्ता गए और कोलकाता में उन्होंने जो वहां की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके साथ भी कैनवसिंग की। ये क्या कुछ बहुत जल्दी है स्टेटहुड की? और हालांकि जबकि सेंटर प्रॉमिस कर चुका है कि हम देंगे, और क्या अगर जल्दीबाजी में अगर स्टेटहुड दी जाती है तो इसमें आप कोई खतरा देखते हैं क्या? मैं 2 बात कहना चाहूंगा। एक तो मैं श्री उमर अब्दुल्ला की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूं, लेकिन स्टेटहुड को लेकर के मैं जरूर जवाब दूंगा। जब 5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में प्रस्ताव रखा था 370 और 35A एब्रोगेट करने का, तो बहस के दौरान जब उन्होंने उत्तर दिया तो उस समय ही उन्होंने कहा था, और एक बड़ा सीक्वेंस बताया था। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड, एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं समझता हूं चीजें उसी सीक्वेंस में चल रही हैं। जब डिलिमिटेशन हो रहा था तब भी
कब तक होगा, कब होगा, ये संदेह लोग व्यक्त करते थे। स्वाभाविक है व्यक्त करना। चुनाव भी जब तक नहीं हुआ था तो इस तरह की बातें कही जाती थी कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा। चुनाव भी हो गया, शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, एक जगह रिगिंग नहीं हुई। गोली की बात छोड़ दीजिए, कंकड़ भी नहीं चला पूरे जम्मू कश्मीर में। हाईएस्ट पोलिंग हो गई। अब रह गया स्टेटहुड, जिसको कि गृहमंत्री जी ने देश की संसद के पटल पर कहा है। एक तरह से वो पार्लियामेंट्री एश्योरेंस है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को एक बार नहीं अनेक अवसरों पर कहा है। श्रीनगर में जब पिछली बार वो योगा डे के अवसर पर आए थे तो यहाँ अपने भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ी बात देश के लोकतंत्र में नहीं हो सकती कि संसद में जो बात कही जाए सरकार के द्वारा वो निश्चित रूप से पूरी होगी। कब पूरी होगी, मुझे लगता है कि ये अप्रोप्रिएट वर्ड इसीलिए उसका इस्तेमाल किया गया था। और जब भारत सरकार को लगेगा तो निश्चित रूप से वो, और मैं आश्वस्त हूं कि अब तक प्रधानमंत्री जी ने, गृहमंत्री जी ने या इस सरकार ने जो कहा है वो इसे निश्चित पूरा किया है। तो पूरा जरूर होगा, स्टेटहुड जरूर मिलेगा जम्मू कश्मीर को। कब मिलेगा मैं समझता हूं ये मेरा डोमेन नहीं है, इस पर राय देना मेरा उचित नहीं होगा। भारत सरकार उचित समय पर इसका फैसला करेगी। जब स्टेटहुड जल्दी दिए जाने की जब डिमांड की जाती है और खासतौर पे जो वैली बेस्ड पार्टीज हैं, तो ये तर्क दिया जाता है कि चूंकि जो है ये अभी तक केंद्र शासित प्रदेश है, भले ही चुनाव हो गए, लेकिन जो है चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास फुल पावर नहीं है और चूंकि एज लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक आपने बिजनेस रूल्स भी जो है अप्रूव नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है चरमरा गया है। मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं और मुझे लगता है वो आवश्यक भी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात एक दो सार्वजनिक सभाओं में भी मैंने कही है। लॉ एंड ऑर्डर मैंने पुलिस और पॉलिसी मैटर के अलावा कोई डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। सारे जो विकास के काम हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, पावर हो, जिस डिपार्टमेंट का अपना, एग्रीकल्चर हो, ये सब सरकार के पास है। तो मेरी ओर से किसी काम में रोक नहीं है। जो भी सरकार फैसला करती है मैं समझता हूं उसे मैं अप्रूव करता हूं जो लोगों के हित में होता है। जहां तक बिजनेस रूल्स का सवाल है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बड़ी स्पष्टता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या अधिकार है, मुख्यमंत्री जी का क्या अधिकार है, चुनी हुई सरकार का क्या अधिकार है। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो पत्राचार सरकार और हमारे बीच हो रहा है। मैं समझता हूं कि वो भी जल्द उसकी स्पष्टता आ जाएगी। एक काम आपको लेकिन करना था जो कि अभी तक पेंडिंग है, वो ये है कि जब 2023 में जब रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक एक्ट में सुधार किया गया था, तो उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 5 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और जिनको एलजी जो है नॉमिनेट करेंगे। वो काम आपने क्यों अभी तक होल्ड पे रखा है, उसको क्यों नहीं पूरा किया? जानबूझ करके होल्ड पर रखा है। कुछ राजनीतिक दल माननीय न्यायालय में गए हैं कि साहब ये अधिकार उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं है, ये सरकार का अधिकार है। तो मैंने कहा कि फिर क्यों इस विवाद में पड़े, एक बार न्यायालय से फैसला हो जाए उसके बाद नॉमिनेट कर देंगे। एक विवाद अभी जो पैदा हुआ और वो भी कोलकाता से ही, जब वहां पर गए आपके मुख्यमंत्री, वहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में आने के लिए लोगों को इनवाइट किया। उसी समय वहां पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और बीजेपी के नेता भी हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये कहा कि जिस कश्मीर में धर्म के आधार पर पर्यटकों की हत्या की गई, वहां पर नहीं जाना चाहिए उस मुस्लिम बहुल कश्मीर में, बल्कि जम्मू जो कि हिंदू बहुल है या फिर देवभूमि हिमाचल है, वहां जाना चाहिए। आप लोग, चाहे मोदी जी हों, चाहे गृहमंत्री अमित शाह जी हों या आप हों, आप लोग जो है सो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीमिंग के लिए हमेशा देश के बाकी हिस्सों के लोगों को कहते हैं कि वो आए यहाँ पर। इस बयान पर आपको क्या कहना है? मैं समझता हूं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि देश के हर क्षेत्र से यहां अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें। मैं समझता हूं भारत सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री जी या गृहमंत्री जी भी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार के अनेक वरिष्ठ मंत्री अभी पिछले एक हफ्ते में कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, पर्यटन मंत्री, तमाम कंसल्टेटिव कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी यहां आ रही है। भारत सरकार के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं।
तो ये भारत सरकार की घोषित नीति है और इसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही। मैं निजी तौर पर भी प्रयत्न कर रहा हूं कि पर्यटकों की संख्या बढ़े, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से पर्यटक यहाँ आए उसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया, लोगों में समृद्धि आई। अब वो जिन्होंने बयान दिया है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए और जो कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, चूंकि जो है इन्वेस्टमेंट काफी आई, इकोनॉमी की साइज यहां पर बढ़ी, लेकिन ये जो पहलगाम जैसी जब घटनाएं होती हैं तो क्या निवेशक जो है, जो इन्वेस्टर है, कहीं ना कहीं घबरा जाता है और इससे जो है राज्य के इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट पे आपको इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं? उसके इंटेंट को समझने की जरूरत है। वो घटना ही इसलिए कराई गई थी, एक ये संदेश देना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, अभी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा, कम्युनल लाइंस पर डिवीजन करना। तीसरी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर के लोग या खासतौर से कश्मीर के लोग जो देश के दूसरे हिस्सों में हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो, जिसे भारत सरकार ने बहुत प्रभावशाली ढंग से रोका। और चौथा, यहां शांति हो, यहां विकास हो, यहां समृद्धि हो, ये पाकिस्तान को कभी पछता नहीं। जिस अर्थव्यवस्था की आप बात करें तो मोटे तौर पर 5-6 साल में अर्थव्यवस्था की साइज डबल हो गई। जिसके पास एक होटल था उसने न्यूनतम एक नया होटल तो बना ही लिया है, कई लोगों ने तो 2-2, 3-3 बना लिए। पिछले 4 वर्षों में 5000 से ज्यादा होटल केवल कश्मीर वैली में बने। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को पच नहीं रहा था और जानबूझ करके उसने पहलगाम की घटना कराई ताकि यहां के लोग बेरोजगार हो सकें, आर्थिक रूप से विपन्न हो सकें। तब उसको लगता है या उसके संगठनों को लगता है कि जो ये रिक्रूटमेंट जीरो हो गया है, शायद तब लोकल रिक्रूटमेंट हो सके। मैं उसे इस तरह से देखता हूं। आपने कहा कि पाकिस्तान ऑब्वियसली जो है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है उसको स्पॉन्सर करता है, उसको शह देता है, अपने यहाँ ट्रेन करवाता है आतंकियों को। उस पाकिस्तान से यहाँ तक कि जब पहलगाम की घटना हुई और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं या पार्टीज हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हैं, वो उसी पाकिस्तान से बार बार बात करने की बात करते हैं, जबकि भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान जो टेरर स्पॉन्सर, उससे बातचीत नहीं की जाएगी। मैंने सबको राष्ट्र के नाम संदेश देने की जरूरत नहीं है। ये फैसला भारत सरकार करती है कि बात होगी या नहीं। जब भारत सरकार ने कह दिया कि ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चलेंगे, टॉक और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, तो मैं समझता हूं इसके बाद किसी के कुछ कहने का मतलब, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी है तो ये घोषित भारत सरकार की नीति है। कुछ लोग विभिन्न कारणों से बयान देते हैं समय समय पर, उस पर बहुत ध्यान देने की भी जरूरत नहीं देनी चाहिए। टेरर पे मुझे याद आया कि जब आप आज से 5 साल पहले अगस्त 2020 में आपने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला, तो आपने सिस्टम से उन लोगों को बाहर करना शुरू किया जो कि या तो टेररिस्ट थे या फिर टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ आपने जो है एक नया अभियान लॉन्च किया है कि जो लोग टेररिज्म के असली विक्टिम थे उनको मदद पहुंचाई जाए, टेररिज्म के जो केसेस जो थे उसमें जो है सो प्रोसीडिंग आगे बढ़ सके। क्यों ऐसा रहा कि जो रियल जो विक्टिम्स हैं उनको मदद नहीं मिल पाई और जो इस तरह के टेररिस्ट सपोर्टर्स थे या टेररिस्ट थे वो सरकारी सिस्टम में जगह पा गए? ये सच है कि बड़ी संख्या में आतंकवाद से जुड़े हुए लोग, सीधे जुड़े हुए लोग या आतंकवाद के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग यहां सरकारी तंत्र में घुस गए थे। मुझे आज एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मुझे लगता है 76 या 77 लोगों को ऐसे चिन्हित करके निकाला जा चुका है। पिछले दिनों में ऐसे परिवारों से मिला जो आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए थे। अभी 15 दिन पहले की बात होगी, साउथ कश्मीर के ऐसे परिवारों से मिला था। उसके 6 महीना पहले श्रीनगर राजभवन में मिला था। वहां एक लड़की खड़ी हुई और उसने बताया कि मेरे पिताजी एसपीओ थे, उन्हें आतंकवादियों ने मार दिया। मेरी माँ ने भीख मांगा और भीख मांग करके मेरा पालन पोषण किया और मेरी बहन का पालन पोषण किया। इतना द्रवित कर दिया था उस बच्ची ने कि
स्वाभाविक रूप से मैं भी भावुक हो गया था। तो उस दिन मैंने फैसला किया, मुझे लगा कि ऐसी और भी घटनाएं हो सकती हैं। तब कुछ फैसले हम लोगों ने किए और ये फैसला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा के बाद की गई। उसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, अनेक सारे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। एक फैसला ये, और हमने एक हेल्पलाइन जारी की कि आप इस पर कंप्लेन करिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कहा कि आप अपने दफ्तर में ऐसे लोग आते हैं तो उनको इंटरटेन करिए। बड़ी संख्या में ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं जो उसमें अहर लोग हैं, माने एलिजिबल लोग हैं, जो आतंकी हिंसा में मारे गए, जिनको नियम के मुताबिक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए था जो एमएचए देता है। SRO 43 के अंतर्गत उनके नेक्स्ट ऑफ किन को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो काम प्रारंभ कर दिया गया है। बारामूला में अनेक ऐसे परिजनों के नेक्स्ट ऑफ किन को हम जम्मू कश्मीर प्रशासन का अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। इसके विवरण मेरे पास अभी पुलिस हेडक्वार्टर ने भेजे हैं। बड़ी संख्या में शिकायतें आई हैं, कई की FIR नहीं दर्ज हुई है, कई की प्रॉपर्टी जब्त कर लिया था आतंकवादियों ने, कई के घर जला दिए थे। पुलिस भी माइन्यूटली एक एक घटनाओं की जांच कर रही है। तो एक तो नौकरी दे रहे हैं, दूसरा अगर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला तो वो दिलवाएंगे, तीसरा टेरर विक्टिम फैमिली से अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मदद चाहता है तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तो बिना किसी कोलेटरल के मिलते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने उसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी। तो जम्मू कश्मीर बैंक को हमने कहा कि ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आप आर्थिक सहायता देंगे। प्रशासन हैंड होल्डिंग करके उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उनको क्या करना चाहिए इस काम को करेंगे। जिस मामले में FIR नहीं दर्ज हुई है उसमें FIR दर्ज होगी, उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। और चौथा, अगर प्रॉपर्टी उनकी आतंकवादियों ने कब्जा कर ली थी तो उसे खाली कराएंगे। इसी जगह मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 1989 में एक तरह से जो है सो ये टेररिज्म यहाँ पर बहुत तेजी से पनपा और लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेडलाइन इस देश में नक्सलिज्म जो कि बहुत सारे राज्यों में था उसको खत्म करने के लिए तय की हुई है। क्या जम्मू कश्मीर में हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि इस तारीख या इस साल तक टेररिज्म जो है सो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या टेरर फ्री स्टेट बन जाएगा, यहाँ शांति खरीदी नहीं जाएगी बल्कि पूरी तरीके से स्थापित कर दी जाएगी? ये भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की यही नीति रही है कि अब हम शांति खरीदना नहीं चाहते, स्थापित करना चाहते हैं। केवल टेररिस्ट का सफाया करना नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कैसे समाप्त किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की कार्रवाई की गई है। मैं ये आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि इसके कारण आज जो परिस्थिति बनी है, कहीं हड़ताल नहीं होती, पत्थरबाजी अब इतिहास की बात हो गई, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी चलते हैं, सिनेमा हॉल खुल गए, नाइट लाइफ शुरू हो गई। एक पहलगाम की घटना को छोड़ दीजिए तो इस जम्मू कश्मीर सामान्य हालात की ओर बढ़ गया। और जो दूसरा बड़ा पक्ष मैं देखता हूं, इस साल 2025 में अब तक केवल एक लोकल रिक्रूटमेंट हुआ है। तो स्थानीय तौर पर आतंकवाद सफाई की ओर जा रहा है, लेकिन हमको एक ऐसा पड़ोसी मिला है जिसकी स्टेट पॉलिसी ही है टेररिज्म। वो आतंकवादी भेजता है, बेगुनाह लोगों की हत्या कराता है और उसके पेट में बराबर दर्द होता है जब कश्मीर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो मोटे तौर पर मैं कहूं कि अगर इंटरनल आतंकवाद की बात में अगर आप कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर लगभग उस मुहाने पर खड़ा है जहां आतंकवाद खत्म हो सकता है। जो मैंने पहले बात कही कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम, कॉमन मैन सड़क पर आया 22 अप्रैल के बाद, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि अब आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है यहाँ, क्योंकि अब उसे ऑक्सीजन जम्मू कश्मीर में मिलेगी ऐसी उम्मीद मुझे नहीं है। क्योंकि जो जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ के कॉमन मैन ने किया वो स्पॉन्टेनियस था, स्वतः स्फूर्त था, उसकी क्रेडिट कोई नहीं ले सकता कि हमारे कारण ये हुआ है। अगस्त के पहले हफ्ते में पूरे 5 साल हो जाएंगे आपके एलजी के तौर पर इस टेन्योर के। अगर एक कोई बड़ी चीज अगर जिससे कि आपको सबसे ज्यादा संतोष मिलता हो, गिनानी हो, एक चीज सबसे बड़ी चीज जो आपने हासिल की इस पूरे 5 साल में, वो क्या आपके लिए है? मुझे लगता है कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी फुल्ली जम्मू कश्मीर में स्टैब्लिश हो गई
और जम्मू कश्मीर भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया, इस बात का मुझे पूरा संतोष है। और अगर ये पूरा संतोष है तो फिर आप यहाँ कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर जो सब चाहते हैं कि कुछ नई भूमिका मैं क्या चाहता हूँ, ये मुझे लगता है कि न मैंने कभी जीवन में कुछ चाहा है न अभी चाहता हूँ। जो काम मिलता है उसे ईमानदारी से अपनी क्षमता अनुसार उसका निर्वहन करना, उस जिम्मेदारी का। फिर बाकी तो माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ तय करते हैं कि आगे क्या करें। आखिरी सवाल ही होगा ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति जो है मेरे ख्याल से 1975 के बाद शुरू हो गई थी, इतना लंबा ये जो सब पीरियड रहा। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई संवैधानिक प्रमुख हो जिसने की इतनी ज्यादा एक्टिविटी यहाँ रखी, जो कि ज्यादातर जिलों में, ज्यादातर गांवों में पहुंचा। आज भी बड़े पैमाने पर, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ आ चुकी है, आप डेलीगेशन से मिलते हैं, इतनी एनर्जी ला कहाँ पर से पाते हैं, इतना मोटिवेशन कहाँ से जनरेट कर पाते हैं? मुझे लगता है मालवीय जी का पुण्य प्रताप है, उनके आशीर्वाद से ये ऊर्जा मिली है। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मेहनत करते हैं, मुझे लगता है कि ये सबको एक चुनौती देते हैं कि आप भी इस नक्शे कदम पर चलिए। आखिर में बस एक चीज जो नॉर्मली लोगों से फीडबैक आता है वो ये आता है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो कि कंप्लीट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जो सो लोगों के काम बहुत तेजी से होते थे, आपके दरवाजे बहुत खुले थे। जब इस तरह का फीडबैक लोगों से मिलता है, कैसा लगता है? संतोष की अनुभूति होती है और मैं समझता हूं कि इसका मूल्यांकन लोग करें तो बेहतर होगा। मैं अपनी ओर से कहूं ये ठीक नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, न्यूज 18 नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और ऐसी ऊर्जा आपकी बरकरार रहे, यही प्रभु से प्रार्थना भी। धन्यवाद।